नमस्कार दोस्तों, ज्ञानपुरम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम अध्ययन करते हैं उच्चारण की दृष्टि से वर्णों का वर्गीकरण। देखिए हम लोग कि उच्चारण की दृष्टि से वर्णों को कितने भागों में बांटा जाता है। ये प्रश्न कुछ जगह पूछा जाता है तो कुछ लोग इसको कुछ और सोचने लगते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है उच्चारण की दृष्टि से। इसे आप उच्चारण स्थान की दृष्टि ना समझेंगे ना। उच्चारण की दृष्टि और उच्चारण स्थान की दृष्टि दोनों में अंतर होता है विभाजन में। तो उच्चारण की दृष्टि से वर्णों का वर्गीकरण दो टाइप्स में किया जाता है, यानी एक प्रकार है स्वर और दूसरा प्रकार है व्यंजन। यानी उच्चारण की दृष्टि से वर्णों का वर्गीकरण स्वर और व्यंजन के रूप में किया जाता है। यह वर्गीकरण सर्वाधिक प्राचीन यानी सबसे अधिक प्राचीन है और प्रचलित भी बहुत ज़्यादा है। अगर किसी के मुंह से पूछिए कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो उनके मुंह से सबसे पहले निकलता है स्वर और व्यंजन, ये आप जानते होंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि परीक्षाओं में भी कि मतलब वर्णों का वर्गीकरण उच्चारण की दृष्टि से, अभी ध्यान देना उच्चारण की दृष्टि है, अभी समझाएंगे इसको कैसे, यानी बोलने के आधार पर। अगर आपसे पूछा जाए जो ध्वनियाँ हैं, जो वर्ण हैं, यानी ध्वनियों का जो वर्गीकरण है वो उच्चारण की दृष्टि से दो प्रकार के होता है, स्वर ध्वनियाँ और व्यंजन ध्वनियाँ। स्वर ध्वनियाँ कौन होती हैं? वे ध्वनियाँ जिनको बोलते समय दूसरी ध्वनियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी व्यंजन ध्वनियों की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें कहा जाता है स्वर ध्वनियाँ। और वे ध्वनियाँ जिनको बोलते समय स्वरों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें कहा जाता है, यानी ये स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं और ये आश्रित ध्वनियाँ हैं। ये व्यंजन ध्वनियाँ स्वर पर आश्रित होती हैं, यानी व्यंजन ध्वनि स्वर पर आश्रित है, इस कारण ये आश्रित ध्वनि है और ये स्वतंत्र ध्वनि है। अब देखते हैं इसके थोड़ा इतिहास के बारे में कि इनका प्रारंभ कहाँ से होता है। हमने आपको अभी पहले ही थोड़ा सा बताया कि यद्यपि इन ध्वनियों का स्वर और व्यंजन के रूप में वर्गीकरण सर्वाधिक प्राचीन है यानी और प्रचलित है, किंतु इससे पहले भी अगर हम देखें तो उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इन ध्वनियों का वर्गीकरण का संकेत ब्राह्मण ग्रंथों और अरण्यक ग्रंथों में मिलता है संकेत मात्र के रूप में। लेकिन इसको सबसे पहले स्पष्ट रूप से किसी ने व्यक्त किया है तो वो है महर्षि पतंजलि। पतंजलि के बारे में आप जानते हैं, नया तो नाम नहीं है, वैसे सुना परिचित नाम होगा कि पतंजलि की एक व्याकरण की बहुत अधिक परिचित पुस्तक है, सुप्रसिद्ध है, शीर्षस्थ है। उस पुस्तक का क्या नाम है? उस ग्रंथ का क्या नाम है? उस ग्रंथ का नाम है महाभाष्य। महाभाष्य इसलिए पतंजलि को महाभाष्यकार कहा जाता है क्योंकि उनके ग्रंथ का नाम है महाभाष्य। महाभाष्य आपसे प्रश्न पूछा जाए कैसी पुस्तक है तो आप बताएंगे यह व्याकरण की एक शीर्षस्थ और सुप्रसिद्ध पुस्तक है। महाभाष्य में पतंजलि लिखते हैं स्वयं राजन्ते इति स्वराः। इतना स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का कार्य सबसे पहले महाभाष्य में किया गया है कि स्वर व्यंजन कैसे अलग हैं। वो कहते हैं स्वयं राजन्ते, जो स्वयं विराजमान होते हैं, जो स्वयं राजते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। अनवग भवति व्यंजनम, यानी कह रहे हैं अनवग भवति व्यंजनम इति। अनवग में अन उपसर्ग, अनु माने जानते हैं बाद में या पीछे, भवति होते हैं व्यंजन, जो उसके बाद उच्चरित होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात वो ये बता रहे हैं कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वर पर आश्रित होते हैं, उनके बाद ये आते हैं, उनके पीछे इनका काम चलता है और इन्हें बताया जाता है मैत्री भाव से व्यवहरित होते हैं, इस कारण इन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात पतंजलि भी स्वरों की सत्ता को स्वतंत्र मानते हैं और व्यंजनों की सत्ता को अधीन मानते हैं स्वरों के, यानी स्वरों के अधीन व्यंजनों को मानते हैं। ये महाभाष्य में कौन कह रहे हैं? पतंजलि। पतंजलि के बारे में आप जानते होंगे, पतंजलि के नाम से आप जानते होंगे बहुत प्रोडक्ट भी चल रहे हैं आजकल, देखते होंगे। पतंजलि के नाम से बाबा रामदेव भी अपना कुछ प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। योग दर्शन भी इन्हीं के नाम पे प्रसिद्ध है। अगर अच्छा परीक्षाओं में आपसे पूछा जाए कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है तो आप किसे बताएंगे? योग दर्शन, ये परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। जैसे हमारे यहाँ कई दर्शन प्रचलित हैं, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन। जैसे आपसे कहा जाए न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है तो गौतम है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है तो कपिल हैं। वैसे योग दर्शन के प्रवर्तक आपसे कहा जाए तो आप बताएंगे पतंजलि को। यानी पतंजलि को क्या कहा जाता है? पतंजलि को कहा जाता है योग दर्शन का प्रवर्तक। और एक और दर्शन बहुत चर्चित है, आप देखते होंगे, वैसे कई दर्शन हैं, वैशेषिक है दर्शन है, फिर एक दर्शन है चारवाक दर्शन, आप सुने होंगे नाम।
और ये कुछ परीक्षाओं में पूछा गया है। चारवाक दर्शन को भोगवादी दर्शन कहा जाता है। और इसका एक चर्चित श्लोक है चारवाक दर्शन का, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरः गमनः कुतः। यानी इनके कहने का मतलब चारवाक दर्शन के अनुसार जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, उधार मांगकर घी पियो, मतलब ये समझ गए। इसलिए भोगवादी चारवाक दर्शन, चारवाक है, चारवाक नहीं चारवाक दर्शन। इसमें अगर देखें तो दो शब्दों से मिला है, चारु और वाक से। चारु माने मीठा, वाक माने वचन से है, तो ये शब्द चारवाक दर्शन का है। यानी चारवाक दर्शन का जो वाक्य है वो हमने आपको बताया था, वो कुछ परीक्षाओं में ऐसे पूछ लिया, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः। किस दर्शन का वाक्य है तो आप उसे बताएं, चारवाक दर्शन। अब चलिएगा थोड़ा हम देखें। अच्छा, पतंजलि को संस्कृत के त्रिमुनि में गिना जाता है। त्रिमुनि जानते हैं संस्कृत के कौन कौन है? चलिए आइए आज उनके बारे में भी चर्चा हम लोग कर लें। सबसे पहले पाणिनि को देखा जाता है। पाणिनि को जानते होंगे, इनकी कुछ चर्चित पुस्तकें हैं। एक है अष्टाध्यायी ना, और एक इनका महाकाव्य है जिसे जाम्बवती विजय कहा जाता है। इसे पाताल विजय भी कहा जाता है, पाताल विजय में समझिएगा। यानी पाणिनि व्याकरण के रूप में देखा जाता है, अष्टाध्यायी है, और इन्होंने अष्टाध्यायी में सूत्रों में व्याकरण को बांधा है। और माहेश्वर 14 माहेश्वर सूत्र जो है उन्हीं के आधार पर इन्होंने अष्टाध्यायी को सूत्रों में, यानी जो व्याकरण है उसको सूत्रों में बांध दिया है। इस कारण पाणिनि त्रिमुनि के प्रथम आचार्य कहे जाते हैं। और इनका एक उपनाम समझिएगा, इनको सूत्रकार कहा जाता है। सूत्रकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सूत्रों का निर्माण किया है। फिर इसके बाद दूसरे में आते हैं, ये पाणिनि हुए। दूसरे में आते हैं कात्यायन। कात्यायन का दूसरा नाम है वररुचि। अब इनको क्या कहा जाता है? इन्होंने अष्टाध्यायी में जो सूत्र हैं उस सूत्र पर वार्तिक लिखते हैं, तो इस कारण इनको वार्तिक कार कहा जाता है। यानी ये हुए वार्तिक कार। कौन? कात्यायन या वररुचि। अब तीसरे हैं पतंजलि। पतंजलि इनको कहा जाता है महाभाष्यकार। महाभाष्यकार। अब समझिएगा, इन्होंने भाष्य लिखा है व्याकरण पर, यानी जो ये अष्टाध्यायी है और जो इनसे वार्तिककार से कुछ बचा है उस पर उन्होंने महाभाष्य यानी भाष्य लिखा। इस कारण इनको, और इनकी पुस्तक का नाम है महाभाष्य, इस कारण इनको महाभाष्यकार कहा जाता है। तो तीनों ऋषि के बारे में भी समझ गए आप कि ये सब क्या है। और समझिएगा, अब पाणिनि के बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। पाणिनि आप जानते हैं माहेश्वर सूत्रों के आधार पर इन्होंने प्रत्याहार का निर्माण किया। तो स्वर से और समझिएगा एक प्रश्न बनता है, जैसे स्वर को आपको विकल्प में दिया है, स्वर को और क्या कहते हैं? तो स्वर को अच भी कहते हैं। अच। अब अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वरों को गिन लिया जाता है, ये आप जानते होंगे। यानी स्वर के अंतर्गत, मतलब स्वर क्या है? अच है, यानी अच को स्वर भी कहते हैं। अच क्या है? एक प्रत्याहार है। इन प्रत्याहार में स्वरों को गिना जाता है। और व्यंजन, सभी व्यंजन हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इस वजह से हल के अंतर्गत सभी व्यंजन आ जाते हैं, तो हल का दूसरा नाम हम व्यंजन कह सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, ये प्रत्याहार है, माहेश्वर सूत्र से निर्मित प्रत्याहार। अच प्रत्याहार और हल, देखना दोनों में यहाँ हलंत लगा है और यहाँ भी हलंत लगा है। तो आइए हम आगे देखते हैं एक एक स्वरों के बारे में कि स्वर मूलतः क्या है, स्वर के बारे में लोगों का विचार क्या है, जो विद्वान हैं उसके बारे में देखते हुए इनसे प्रश्न क्या बन रहे हैं, इन सबको ध्यान में देखते हुए स्वर का अलग और व्यंजन का अलग अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं स्वर के बारे में, स्वर से क्या प्रश्न बन सकते हैं। देखिएगा, स्वर से अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि स्वर में कौन सी धातु है तो क्या बताएंगे? कभी ध्यान दिए हैं आप? ऐसे अभी यूपीपी की परीक्षा में पूछी गई थी, रस में कौन सी धातु है, तो कितने लोग गलत आंसर करके चले आए। वैसे आपसे प्रश्न अगर कहीं पूछ लेता है स्वर में कौन सी धातु है तो क्या बताएंगे? देखिएगा, स्वर में श्री धातु है, यानी दंत वाला ये आधा सा जिसे आप कहते हैं, स्वरहीन है। वाह है, वाह में री की मात्रा श्री धातु से बना, यानी स्वर शब्द जो है श्री धातु से बना, यानी इसमें जो धातु प्रयुक्त हुई है वो श्री धातु है। किसमें? स्वर में। अब स्वर के बारे में समझ गए होंगे, इसमें कौन सी धातु है, अगर कुछ परीक्षा में पूछे इसे गौर से नोट कीजिएगा, समझ लीजिएगा कि इसमें कौन सी धातु है, श्री धातु है। अब समझिएगा
कि अब स्वर के बारे में लोग कहते क्या हैं, जो विद्वान हैं, यानी कामता प्रसाद गुरु लिख रहे हैं, स्वर उन वर्णों को कहते हैं, यानी किन वर्णों को, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है। यानी वो कह रहे हैं स्वर उन वर्णों को कहते हैं, वर्ण के बारे में बताया हमने, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, और कह रहे हैं जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। समझ गए होंगे। तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब देखिएगा भोलानाथ तिवारी क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं स्वर वह ध्वनि है जिनके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। यानी कह रहे हैं कि स्वर वह ध्वनि है जिनके उच्चारण में या जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। अब ये समझिए मुख विवर क्या है। विवर माने जानते हैं, अगर आपसे पूछ ले विवर का अर्थ क्या है, विवर बताइएगा। विवर माने होता है छिद्र, विवर माने होता है गुफा, विवर माने होता है गुहा। जैसे हमारा मुंह का गुफा, गुहा जो अंदर है, उसमें बिना किसी बाधा के अबाध गति से निकल जाता है। किसके उच्चारण में, स्वर के उच्चारण में। यानी स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा जो है अबाध गति से, यानी जो हवा निकलती है मुंह से अंदर से, वो मुंह के गुफा से यानी मुख विवर से, मुख रंध्र जो है, छिद्र है, उसके अंदर जो गुफानुमा बना है, जो जगह है जहां से भोजन निकलते हैं, वहां से बता रहे हैं अबाध गति से बिना किसी रुकावट को वो आराम से हवा आसानी से निकल जाती, उसी को कहते हैं स्वर। तो अब समझ गए। अब हम थोड़ा व्यंजन के बारे में देख लेते हैं। स्वर को तो हम समझ गए, स्वर स्वतंत्र होते हैं। अब व्यंजन के बारे में आइए हम देखते हैं। तो आइए व्यंजन के बारे में हम लोग देखें, व्यंजन क्या है। तो देखिए व्यंजन में अगर आपसे पूछा जाए व्यंजन में कौन सी धातु है, तो व्यंजन में ध्यान दीजिएगा अंज धातु है, अंज। व्यंजन में अंज धातु है। अगर आप ऐसे समझे तो व्यंजन में अंज धातु है, अंज। ये जा में हलंत है, अंज धातु से निर्मित शब्द है व्यंजन। और व्यंजन बना कैसे है, वी धन अंज धन ल्यूट से अन उधर आगमन हो जा रहा है, यानी व्यंजन शब्द इससे निर्मित है। स्वर के बारे में हमने बताया श्री धातु है। तो वैसे व्यंजन में कौन सी धातु है, अंज धातु। अगर आपसे परीक्षा में कहीं पूछा जाए व्यंजन में कौन सी धातु है, तो आप बताएंगे अंज धातु है। क्लियर हो गया ना। चलिएगा आइए देखिए व्यंजन के बारे में भोलानाथ तिवारी क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से नहीं निकल पाती। यानी कह रहे हैं कि व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से नहीं निकल पाती, या तो इसे पूर्ण अवरुद्ध होकर आगे बढ़ना पड़ता है। यानी हवा को या तो पूर्ण अवरुद्ध हो, जैसे हमारा मुख विवर है, मुख गुहा है, जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा वो पूर्ण अबाध गति से नहीं निकल पाती, या तो उसे पूर्ण अवरुद्ध होना पड़ता है। मतलब वो एकदम ऐसा नहीं बन पाता है कि वो अबाध गति से बाहर निकल जाए, जैसे स्वरों को बोलते समय निकलती है। उसमें क्या होता है, या तो इसे पूर्ण अवरुद्ध होकर आगे बढ़ना पड़ता है, या संकीर्ण मार्ग से, संकीर्ण माने समझ रहे, सकरा, यानी हम जीभ को उठा देते हैं तो सकरा हो जाता है, वहां से निकालते हैं। घर्षण खाते हुए, इसलिए कहीं पर संघर्षी वर्ण कहे जाते हैं, घर्षण खाते हुए निकलना पड़ता है। और कह रहे या मध्य रेखा से हटकर एक या दोनों पार्श्वों से निकलना पड़ता है। यानी दोनों जो पार्श्व भाग हैं, जैसे पार्श्विक वर्ण कहे जाते हैं, यानी उससे कहा जाता है उन पार्श्वों से निकलना पड़ता है। या किसी भाग को कंपित करते हुए, जिसे हम प्रकंपित वर्ण कहते हैं, उनको भी प्रकंपित करते हुए या कंपित करते हुए निकलना पड़ता है। ये कार्य व्यंजन उसे कहते हैं। सामान्यता हम समझ सकते हैं व्यंजन क्या है, कि व्यंजन उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं। ये तो बताया गया था, ये व्यंजन की सामान्य बातें हैं, लेकिन ये व्यंजन से संबंधित विशेष बातें हैं। अगर आपसे कोई बातें यहाँ से विशेषता पूछी जा रही तो व्यंजन की विशेषता भी बन रही है। तो व्यंजन की सामान्य बातें हम जाने गए कि स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं से विराजमान होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। और हमने बताया स्वर में श्री धातु है। अच्छा एक चीज और आपको बताएं, जो श्री धातु है ये स्वर में बना है। पहले स्वर शब्द, पहले जो ऋग्वेद था उसमें, ऋग्वेद में देखेंगे तो ध्वनि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ था, ध्वनि के अर्थ में ऋग्वेद में। फिर बाद में वह उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। यानी जो स्वर शब्द है, अगर हम इसे कहा जाए, ऋग्वेद में स्वर शब्द ध्वनि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, लेकिन बाद में इसे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। और वर्तमान में हम इसको स्वर और व्यंजन के रूप में देखकर हम वर्णों के विभाजन के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं। और यह व्यंजन
के बारे में हमने बताया कि व्यंजन में अंज धातु है और स्वर में श्री धातु है, और हमने व्यंजन की विशेषताएं ये बताया कुछ बातें। और व्यंजन को हमने बताया व्यंजन उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अर्थात ये हम समझ सकते हैं कि व्यंजन जो है उन वर्णों को कहते हैं जो स्वर की सहायता के बिना बोले नहीं जा सकते हैं। लिखने तो हम लिख देते हैं, वर्ण कहे जाते हैं, लेकिन बोलेंगे जब तो हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो आइए हम वर्णों के उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, तो इसी के बाद उसका भी हम अध्ययन करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। अभी हमें इसके पहले देखा उच्चारण के आधार पर, और अब हम देखने जा रहे हैं क्या, उच्चारण स्थान के आधार पर। अच्छा, हमारे मुख में उच्चारण आधार पे कौन कौन मुख्य आते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुख के कितने भाग हैं जिनके आधार पे हम उच्चारण करते हैं, तो मुख के 6 भाग हैं मुख्य, अगर देखा जाए, और अगर वही 6 भाग से होता ही है। अगर आपसे कहा जाए कि मुख में वह कौन कौन सा स्थान है, कितने भाग हैं जिनसे वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो 6 भाग है। ये देखिएगा, एक है कंठ, दूसरा है ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। तो इसको हम अगर काउंट करें ऐसे तो 1 2 3 4, मतलब यहाँ 4 ये है ना, 4, अगर देखें इसको 1 2, ये हुआ 3, ये है 4, और ये है 5, और ये 6। यही मुख के 6 भाग हैं जिससे हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। अगर आपसे कहीं प्रश्न पूछा जाए कि मुख के कितने भाग हैं जिनके आधार पर हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो हम कहेंगे मुख के 6 भाग हैं। तो कौन कौन, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। और जब हमने एक इसके आधार पर उच्चारण स्थान के आधार पे, यानी उच्चारण करने के स्थान है, मुख के भाग हैं, यहीं से वर्णों को हम बोलते हैं। तो इन्हीं के आधार पे अब देख रहे हैं कि वर्ण कितने हैं। तो अब देखा जाए कि वर्ण कौन कौन है। अब कहा जाए उच्चारण स्थान, देखिए दिखा गया एक नाम आपकी हेडिंग, और दूसरा है ध्वनि का नाम, और है वर्ण कौन कौन बोले जा रहे हैं। अब देखिएगा, पहला हम दे रहे हैं कंठ। कंठ तो आप जानते होंगे, बहुत चर्चित शब्द है कंठ, यही है ना, कंठ, यहां से ध्वनि निकलती है। अब देखेंगे, और इस ध्वनि का नाम कई बार विकल्प में ए वाले विकल्प देते हैं, तो इसके ध्वनि का नाम कहा जाएगा कंठ, यानी उच्चारण स्थान कंठ, ध्वनि का नाम कंठ। अब इससे बोले कौन कौन वर्ण जाते हैं, देखिए अ क ख ग घ ङ ह और अह, ये वर्ण बोले जा रहे हैं किससे, कंठ से। अब इसको आप संस्कृत में कुछ लोग अगर याद किए हैं, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, तो ठीक है, वो काफी लंबा हो जाता है, वो ऐसे होता है, आप ये जानते होंगे, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। ये याद करने में कुछ लोगों को कठिनाई होती है, इसलिए हमने एक ट्रिक बनाया है बहुत शार्ट में, उसे आप याद कर लीजिएगा, बहुत आसानी। इसको ऐसे कीजिएगा, अकहकह, इतना से। अब सोचेंगे ये कैसे, अ से तात्पर्य अ, क से तात्पर्य क वर्ग, ठीक, ह से तात्पर्य ह, और जो ये अह है इससे मतलब आप आहा जोड़िए, जो अंतिम का आ रहा है इसका मतलब एक कंठ से बोला जा रहा है। तो आप इसे याद कर सकते, अकहकह, इतना ही छोटा सा वर्ण आप याद कर लीजिए, अकहका, इसे आप ट्रिक बना लीजिए। अब देखिए जो गोला किया जा रहा है, इसका एक जगह और प्रयोग होगा, ये देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है नासिक में, यानी ध्वनि, नासिक की ध्वनि कही जाती है, तो यहाँ प्रयोग होगा, इस वजह से यहाँ गोला कर दिया गया आपको समझने के लिए कि हाँ, आप कहेंगे यहाँ गोला नहीं किया गया, यहाँ क्यों किया गया है। इसका 2 जगह काम आएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, इस वजह से 2 जगह का। कई बार क्या होता है, उच्चारण स्थान पूछकर, जैसे पूछेगा ङ का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका विकल्प नहीं दिया, कंठ दिया, तो कंठ आपको मानना पड़ जाएगा। और अगर मान लीजिए कंठ दिया है और तब नासिका नहीं दी, तो कंठ तो ऑलरेडी रहेगा, और अगर कंठ नहीं दिया, नासिका दिया, तो नासिका में हो जाएगा। इस कारण यहाँ गोला किया गया, यानी गोल में उसे रखा गया है कि जिससे आप समझे कि 2 जगह काम हो रहा है, तो इसे आप समझ गए। अब अगला है उच्चारण स्थान तालु। तालु आप जानते हैं जिसे तालव्य कहा जाता है। अगर तालु नहीं समझ पा रहे हैं तो आप बोलिए च, जहां आपकी जीभ जाएगी उसी को बोला जाएगा तालु, लगभग आप वहां पहुंचा ले जाते हैं, च। अब इसमें आता ई, तो जीभ भी ऊपर जा रही तालु के पास खींचकर वहां पर ई, और बोलेंगे च, छ, ज, झ, य। और देखिएगा या और श, ये जो श हम बोलते हैं, जहां हम बोले च जीभ जाते समय वही बोलना चाहिए जिसे हम बड़ा सा तालव्य श कहते हैं, हम लोग कहते हैं, जबकि ये तालव्य श बस बोलकर हट जाते हैं ना, इसको कुछ लोग कहते हैं बड़ा सा। अगर हम ऐसे लिख दे तो बताइए, ये वाला सा और ये वाला, तो बताइए बड़ा कौन है, कैसे सोचेंगे। आकार की दृष्टि से बड़ा कह रहे हैं कि बड़ा किस आधार पे आप कहते हैं, इसका मतलब इसका उच्चारण स्थान तालु से, तालु से जीभ जो तालु के पास जाती है, इसलिए इसे तालव्य श तो हम कहते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि यहां से उच्चारण करते समय हमें बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा कि इसका उच्चारण स्थान क्या है और कैसे बोला जाएगा। तो अगर आप इसको भूल जाएं तो आप
ऐसा सोचा कीजिए जहां चा जीभ जाती बोलते समय, इस सा को भी बोलते समय, जिसे हम कहें शिव, तो यहां हो जाएगा आपका श बोलते समय। तो बात समझ गए। अगर हम ध्वनि में अंतर ना समझें तो जानते हैं, अगर हम शंकर शंकर शब्द बोलें और शंकर, दो शब्द हैं, यानी शंकर और शंकर, इन शब्दों के बारे में अगर कहा जाए, अगर आपने प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं किया और इसका उच्चारण इस ढंग से कर रहे हैं इसका, तो इस शंकर का मतलब जो शंकर, तो इससे तात्पर्य है ईश्वर या भगवान। और ये शंकर से तात्पर्य आप जानते होंगे, जो खेतों में बोई जाती है बीज सीड्स, उस पर लिखा होता है शंकर बीज हाइब्रिड। इसका मतलब शंकर जो नीचे अर्थ है, इसका मतलब मिश्रित, दोगला, ठीक है, या जैसे दो प्रजातियों का मेल ये शंकर हुआ। और इस ऊपर का जो शंकर जो आप बोल रहे हैं तालव्य सा से बोलकर, यानी जहां ध्वनि चा में जा रही है, तो वहां आप बोलेंगे क्या हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा ईश्वर के अर्थ में। और प्रोनाउंसिएशन में ये भी होता है कि जैसे अगर हम कह दें, जैसे कुछ लोग पढ़े हैं ध्यान ना दें, और अगर ये बोल दें स्वजन स्वजन, अब देखिए यहां भी वही शब्द है स्वजन और स्वजन, तो ये जो छोटा सा आप जिसे कहते हैं, यानी दंत सा वाला स्वजन, ये हो जाएगा अपने लोग। और स्वजन का अर्थ हो जाता है यहाँ स्व माने, कहीं स्व माने आने वाले कल्प या बीते हुए से इसे नहीं ध्यान देना। तो यहाँ स्वजन का मतलब कहीं कहीं अर्थ में देता है कुत्ते लोग, तो इसका मतलब स्वजन स्वजन में अंतर आ गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ ये भी शब्द ध्यान देना, ये स्वजन कैसे बोलेंगे, स्वजन कैसे बोलेंगे। फिर जैसे आ गया सकल और शकल, वो शक्ल मत समझिएगा, यहाँ शकल सकल, यानी शकल और शकल, इस शकल का मतलब होता है संपूर्ण, और ये जो तालव्य सा लग जाएगा, इस शकल का मतलब टुकड़ा। तो आप शकल बोल रहे हैं, सकल बोल रहे हैं, शक्ल बोल रहे हैं, ये तीनों में अंतर होता है। ये कहाँ से पता चलता है, उच्चारण स्थान से। तो आप समझ गए उच्चारण कितना महत्वपूर्ण है। तो आप इसको अब इसको अगर आप भूल जा रहे हैं तो ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो इसको याद कर लीजिए, इच यसता, इच यसता, ये ट्रिक है। ये कहेंगे इसका मतलब क्या हो रहा है, ई से तात्पर्य ई, चा से तात्पर्य चा वर्ग, और या से तात्पर्य या, शा से तात्पर्य शा, और जो अंतिम तारा ना इससे मतलब तालु। इसे आपको याद, इच यस्ता, एक ट्रिक आप याद कर लिए, इच यस्ता, इसे समझ जाएंगे। इच, ई से मतलब ई, और चा से मतलब चा वर्ग, यशता, या से या, और शा से तालव्य शा, और जो अंतिम ता आ रहा है इससे मतलब तालु, ये तालु से बोले जाते हैं। इसका मतलब इसे आपको याद रहेगा। अगला है उच्चारण स्थान मूर्धा। कुछ लोग देखिए गलती बस इसे मूर्धा कह देते, छोटा उ लगाते हैं ना, जो आप कहते हैं हर्षु, जबकि ऐसा नहीं, मूर्धा में देखेंगे दीर्घु, और इसे ध्वनि का नाम क्या है, मूर्धन्य, यानी ध्वनि हो जाएगी मूर्धन्य। तालु की ध्वनि तालव्य, और इसकी मूर्धा की ध्वनि का नाम क्या हो जाएगा, मूर्धन्य। अब इसमें क्या बोले जाते हैं, री, ट, ठ, ड, ढ, ड़, र, श। अब देखिए इसको हम बोलते ही हैं कि मूर्धन्य श, तो इसमें यहाँ भी ध्वनियाँ जितनी आ रही हैं वो सब मूर्धा से बोली जाती है। आप कहेंगे मूर्धा कौन है, मूर्धा ये समझिएगा जो हमारे मुंह का मूर्धा का भाग है, उसमें ध्वनियाँ जीभ पहुँचने के बाद झटके के साथ बाहर निकलती है। अगर इस शा और रा को नहीं बोल पा रहे हैं तो आप बोलिए ट, ठ, ड, री भी वहीं से बोलना चाहिए, रा और शा हमने बताया, तो ये मूर्धन्य श है। तो इसको अगर आपको याद रखना है तो इसको आप रिट रसम करके याद कर लीजिए, रिट रसम। रसम में याद रखिएगा, ये केवल ट्रिक के लिए बताया जा रहा है। रसम में यहाँ मूर्धन्य सा का इस्तेमाल किया गया। तो रिट रसम से क्या मतलब, री से तात्पर्य री, टा से तात्पर्य टा वर्ग, और ये जो रा है इससे मतलब रा हो जाएगा, और जो शा मूर्धा लिखा गया इसका मतलब मूर्धन्य शा। अंतिम में जो माँ है इसका मतलब आप समझ लेंगे, इससे तात्पर्य मूर्धा से। यानी आप एक ट्रिक याद कर लेंगे रिट रसम, तो इससे आपका ये भी उच्चारण स्थान और ध्वनियाँ याद हो जाएंगी। अगला देखा जाए दंत। अब दंत से क्या तात्पर्य है, जीभ क्या करती है, दांत को छूते हुए आगे बढ़ती है। कौन सी ध्वनियाँ हैं, जैसे ता है, थ है, द है, ध है, न, ल, सा, इसलिए इसको दंत सा बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ दांत के पास जाती है, तो दंत बोला। और ध्वनि का नाम दंत है और उच्चारण स्थान दंत है। अगर आप इसको ट्रिक में याद करना है तो आप ऐसे लिखिए, तलाश दा, एक मूवी का नाम याद कर लीजिए, तलाश दा। लेकिन ध्यान देना तलाश में यहाँ दंत लगाया गया है, ये ट्रिक में अपने ब्रेन में सेट कर लीजिए, केवल ये ट्रिक के रूप में बताए, तलाश दा। अब तलाश दा को कैसे याद रखेंगे, ता वर्ग हो जाएगा, ये जो ला है इसका मतलब है ला, और जो सा आ रहा है ना ये सा हो गया, यानी एक ट्रिक बन गई तलाश। ये फिल्म का नाम हो गया, तलाश मूवी देखे होंगे, उससे आप जोड़ लीजिए। और जो द है इसका मतलब आप दंत याद कर लीजिए, यानी तलाश द। तो तलाश में क्या हो जाएगा, ता माने ता वर्ग, ला माने ला, सा माने दंत सा, और जो अंत में दा है तलाश द, यानी देखते होंगे कुछ मूवियों में दा लग जाता है, तो अंत में आप द जोड़ लीजिए तो ये बन जाएगा तलाश दा। इससे आपका उच्चारण स्थान भी याद हो जाएगा, ध्वनि का नाम भी याद हो जाएगा।
अगला देख रहे हैं ओष्ठ। ओष्ठ को ध्वनि का नाम ओष्ठ्य कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन आते हैं? उ उ प वर्ग, ये यहां ध्यान देना है। उ उ और प वर्ग, अगर इसको आपको ट्रिक में याद करना है तो उ उ प ओ ऐसे याद कर लीजिए। उप माने जानते हैं दूसरा, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री यूपी में भी देख रहे होंगे, उप मुख्यमंत्री, पिछली बार 2 बने थे, अब की भी 2 हैं, ऐसे ध्यान दे रहे होंगे आप। तो उप, उप माने उ से उ और पा से मतलब पावर्ग, यानी पा फा वा भा म, और ये जो ओ है इसका मतलब ये ओष्ठ हो रहा है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि उपओ से आप ट्रिक कर लेंगे, उ माने उ पा माने पावर्ग और ओ से ओष्ठ, यानी ये आप ध्यान देंगे। यहां देखेंगे सभी जगह पंचमाक्षर में गोला किया गया, में गोला है, ड़ा में है, ना में है, मा में है। अब देखिए अगली ध्वनि क्या है? नासिका, यानी उच्चारण स्थान। नासिका से क्या बोले जाते हैं? यानी नासिक ही प्रधान करके नाक से हवा निकलती खासकर, और नासिक किसे ध्वनि का नाम दिया जाता है? तो जितने पंचमाक्षर होते सब हो जाते हैं, जैसे ङ, ञ, ड़, न, म, और एक आता अंग जिसे आप कहते हैं अंगूर वाला, यानी ये सब मिलाकर। अब इसके लिए ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे देखिएगा ओष्ठ जो ध्वनियां हैं, अब अगर आप बिना ओंठ को कुछ काम किए हिलाए आप पा बोलिए, बोल पाते हैं? ओंठ ना हिले पा, देखिए ओंठ के बिना जरूरत को नहीं बन पाएगा ना, इसलिए ये सब ओष्ठ ध्वनियां कही जाएंगी। और नासिका में नाक से वायु निकालनी पड़ती है तभी ये शुद्ध उच्चारण कर पाते हैं। तो यहां तक हमने देखा है कि 6 हैं, यही क्या मुख के भाग हैं जिनसे हम उच्चारण करते हैं, यही हैं। अगर आपसे कहीं प्रश्न पूछा जा रहा है तो कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, और इनका क्रम भी है। फिर आगे देखा जाए, ये देखिए अब इन्हीं ध्वनियों, इन्हीं उच्चारण स्थानों को मिलाकर यहाँ 2-2 का इस्तेमाल किया, जैसे कंठ तालु, अब इसे कहा जाता है कंठ तालव्य। अब इसमें कौन कौन आते हैं? एक ए और दूसरा अ। अब इसको आपको अगर याद रखना है कि कंठ तालु, ये कैसे आते हैं, तो आप यहाँ जोड़िएगा, देखिएगा ए का निर्माण कैसे होता है। एक ट्रिक ये बता रहे हैं यहाँ पर, ए में आ प्लस ई बनकर ए बनते हैं, तो आ का उच्चारण स्थान अभी हमने बताया था क्या है? कंठ है, ठीक। तो एक समझिए, देखिए यहाँ कंठ मिल गया ना, और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए ई का उच्चारण स्थान में तालु बताया गया था, तो इसीलिए आप समझिएगा ए ऐ वाले में कंठ है और तालु है, तो इसे आप याद कर लेंगे। दूसरा देख लिया जाए, कंठ और ओष्ठ कैसे आ रहा है? ओ है, ओ आप जानते हैं, ओ बराबर क्या होता है? ओ बराबर आ प्लस उ, इसका मतलब आ और उ मिल रहे हैं, यानी छोटा हो या बड़ा हो जो भी समझिएगा। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, और उ का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए उ कहाँ लिखा गया है यहाँ पर? उ का उच्चारण स्थान यहाँ ओष्ठ है, तो आ और उ, तो ये कंठ और ओष्ठ मिल गए तो कंठोष्ठ ध्वनि हो गई। अब देखिए यहाँ संधि नहीं किया गया है, यानी अगर यहाँ संधि कर लिया जाता तो यहाँ कंठोष्ठ हो जाता, यहाँ दंत्योष्ठ हो जाता, लेकिन आपको सीधे सीधा लिख दिया गया, तो यहाँ आपका हो जाएगा कंठोष्ठ ध्वनि का नाम हो जाएगा ओ। इस संधि का ट्रिक से याद कर लेंगे। अब कैसे आप याद करेंगे? ओ किससे मिलकर? आ धन उ, आ का उच्चारण स्थान कंठ, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, तो कंठोष्ठ हो गया। अब यहाँ देखेंगे ए वाले में ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ, ई का उच्चारण स्थान तालु, तो कंठ तालु हो गया। अब देखिए दंतोष्ठ, अब दंतोष्ठ में वाह आता है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, इसको अपने मन से याद कर लीजिएगा, वैसे इस पर ट्रिक्स अपना सेट करने की कोई जरूरत नहीं है। दंतोष्ठ में केवल एक ध्वनि है जिसे हम बोलते हैं वाह। अब देखिएगा कई बार परीक्षाओं में इनका क्रम पूछा गया, कई बार परीक्षाओं में, कि इनका एक मतलब उच्चारण स्थान के दृष्टि से वर्णों का उच्चरित होने का क्रम क्या है, किस वर्ण को हम मतलब जो वर्ण हम उच्चारण करते हैं उनको बोलते समय किस स्थान से किस स्थान की तरफ पहुंचते हैं, ये पूछा गया कई बार। तो सबसे पहले देखिए इनका सीरियल भी है, जैसे सीरियल ये है, सीरियल क्रम से कि हम जब इनको इस्तेमाल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये आता है, सबसे पहले हम बोलते हैं कंठ, तो कंठ यहाँ से शुरू होगा, फिर तालु आएगा, फिर इसके बाद मूर्धा आएगा, फिर दंत आएगा, दंत के बाद देखेंगे दंत इसके अंदर है, इसके बाद हम धीरे धीरे अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, फिर ओष्ठ आया, ओष्ठ के बाद एकदम नासिका आ गई, सबसे बाहर आ गए, मतलब इनका एक क्रम है। कंठ धीरे धीरे होते हुए हम बाहर आ जाते हैं, यानी कंठ हुआ, फिर ताल हुआ, फिर मूर्धा हुआ, फिर आपका दंत आ जाता है, ये और बाहर आया थोड़े से, ओष्ठ और बाहर आ गए, फिर नासिका एकदम बाहर आ गए, यानी ये 6 मतलब जो मुख्य भाग है इनका एक सीरियल हुआ। फिर इसके बाद एक क्रम से है, समझिएगा, यही क्रम पूछे जाते हैं कई बार परीक्षाओं में, अगर आगे भी पूछे तो ये भी समझिएगा, कंठ तालु, तो सबसे पहले कंठ, उसके बाद जानते हैं तालु, ये दोनों एक साथ आ गए तो इनका स्थान नजदीक हो गया, फिर कंठोष्ठ, यानी कंठोष्ठ इनका स्थान नजदीक हुआ, फिर दंतोष्ठ। अब देखिएगा यहाँ दंत और ओष्ठ ले रहे हैं, मतलब यहाँ पर ये नीचे वाला तो उलटकर इस ढंग से आ गया, तो ये यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण हम ऐसे करते हैं। कौन हुआ? कंठ हुआ, ध्वनि का नाम कंठ, तालु तालव्य, मूर्धा मूर्धन्य, दंत दंत्य, ओष्ठ ओष्ठ्य, नासिका नासिक्य, ये क्या हुआ? उच्चारण स्थान, ये ध्वनि का नाम। कई बार विकल्प में क्या करता है? उच्चारण स्थान देता है
और कई बार विकल्प में ध्वनि का नाम दे देता है। जैसे आपसे पूछ ले आ कौन सी ध्वनि है, तो ये समझिएगा ये विकल्प देगा, कंठ ध्वनि, तालव्य ध्वनि, मूर्धन्य ध्वनि, दंत ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि। अगर कहा आ का उच्चारण स्थान, तब कंठ, तालु, मूर्धा, दंत ऐसे देना चाहिए विकल्प में। तो समझ गए होंगे वर्णों का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण इन आधार पर किया गया है। और अगर हम देखें तो मुख्य कितने आ गए आपके, मतलब एक तरीके से मुख्य के भाग वो 6 हो गए। यहाँ पर देखेंगे 2-2 उच्चारण स्थान आ रहे हैं, इसको आप 3 में याद रखेंगे। कंठ तालु इसमें आता है ए, कंठ ओष्ठ आता ओ और दंत ओष्ठ आता है व। हम इस उच्चारण स्थान के आधार के बाद जो हम वर्गीकरण पढ़े, कुछ वर्णों की विशेषताओं को ध्यान देते हुए जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको ध्यान दे रहे हैं, और प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण हम देखते हैं। तो अब हमने एक वर्गीकरण तो देख चुके हैं कि एक उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, और दूसरा हम देख चुके हैं उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो आइए हम आगे और देखते हैं। चलिए आइए, तो परीक्षाओं में एक प्रश्न कई बार पूछा गया, लोगों को भ्रम हो जाता है कि कौन कौन, इसे वर्त से जो कहा जाता है, इनको ये कहा जाता है कि मसूढ़े से या वर्त से यानी जिह्वाग्र से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा, मतलब उत्पन्न ध्वनियाँ कौन कौन है। तो ये ध्यान देना है कि यही ध्वनि है जिन्हें वर्त से कहा जाता है, या मसूढ़े से या वर्त से, यानी वत्स का मतलब जिह्वाग्र यानी जिह्वा के अग्रभाग से उत्पन्न ध्वनि कौन है। न है, र है, स है, ज है, ल है। अब इसका हमने एक ट्रिक बना दिया है कि ट्रिक से याद कैसे करेंगे। इसको आप ऐसे कर लीजिएगा, नर सजल याद हो जाएगा, या सजल नर कर लीजिए आगे पीछे, तो इससे क्या हो जाएगा, न र सजल, नर सजल या सजल नर कर लीजिए, वर्ष ध्वनि आपको याद हो जाएगी। तो आइए फिर आगे हम देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रयत्न के आधार पे वर्णों का वर्गीकरण, यानी प्रयत्न माने जानते हैं आप, प्रयत्न से मतलब यत्न या कोशिश। तो जब हम किसी वर्णों को बोलते समय कोशिश क्या करते हैं, या उसको बोलने से पहले क्या कोशिश करते हैं, इसके आधार पे वर्णों को कितने भागों में बांटा जाता है। अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे 2 भाग, कौन कौन, एक अभ्यंतर प्रयत्न, एक अभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। अब इसे अभ्यंतर प्रयत्न क्या, अगर इसमें संधि करेंगे तो बनेगा अभिधन अंतर, समझ गए, अभिधन अंतर, यानी जब हम किसी वर्णों को बोलने से पहले, यानी अभि माने अंदर, जो प्रयत्न करते हैं उसे बोला जाता है अभ्यंतर प्रयत्न। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये अभी यूजीसी नेट 2018 में भी पूछा गया था, अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, और कई वनडे एग्जाम में भी पूछा गया है, तो परीक्षाओं में सब पूछा गया। अच्छा, ये अभ्यंतर को लेकर कुछ जगह पुस्तकों में अलग अलग लिखा गया है। ये देखेंगे कुछ पुस्तकों में ऐसे लिखा गया आभ्यंतर, ये ध्यान दीजिएगा आभ्यंतर, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये भाषा विज्ञान के अनुसार बता रहा हूँ, ऐसे लिखा गया, कुछ पुस्तकों में अभ्यंतर लिखा गया। अगर जो भी शब्द आ जाए, अगर कभी त्रुटि से टाइपिंग से ऐसा भी आ जाए तो समझिएगा, लेकिन अगर इसको तोड़ेंगे अभिधन अंतर, तो जानते हैं यण संधि के माध्यम से बनेगा, कैसे, ये ध्यान दीजिएगा। अभि माने आप जानते हैं भीतर या अंदर होता है, अभिधन अंतर, अगर इसको हम संधि करके देखें तो कैसे बन रहा है, आ हुआ और भा में ई है, तो हम अगर ऐसे करें ई हुआ, और इधर देखें अंतर, और अंतर को हम एक समय ऐसा लिख कर देख लें तो सरल हो जाएगा थोड़ा समझने में। अब देखिएगा ये बताया गया, यहाँ प्लस लगा है कि यदि ई के बाद कोई असमांस हो रहा है यण संधि में, तो ई के स्थान पे या हो जाता है, या में हलंत। अब देखिएगा बनेगा शब्द कैसे, जब या हो गया तो ई का काम खत्म हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ या हो गया, इसी को जोड़ना है। अब देखिएगा या में जब आ आएगा तो इसका हलंत गायब हो जाएगा, तो यानी ये ऐसा शब्द बन गया। और ये देखिए अंतर हुआ, तो ये भा है, तो भा जब इस पर आ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा या में, तो ये ऐसे होगा अभ्य, और ये जो इधर है अभ्यंतर बन गया। अब इसी को हमने ऐसा लिख दिया है अभ्यंतर, और कहीं कहीं आभ्यंतर लिख दिया है, इसे आप ध्यान देना। अभिअंतर का मतलब किसी वर्णों को बोलने से पहले जो अंदर हम प्रयत्न करते हैं उसे अभ्यंतर प्रयत्न किया जाता है। ये लिखा कहाँ मिलेगा, ये शुद्ध शब्द आपको कहा जाए तो हम आपको बता रहे हैं कि भोलानाथ तिवारी की पुस्तक में आपको ऐसे ही अभ्यंतर लिखा मिला हो, कुछ पुस्तकों में आभ्यंतर लिख दिया, इसे सावधान रहिएगा थोड़ी बहुत बात को लेकर। अब समझिएगा कि आभ्यंतर प्रयत्न हम ये देखते हैं पहले से किए जा रहे थे, जो तो कुछ लोग 5 बताए हैं, लेकिन जो परीक्षा में पूछा गया था 5 भी विकल्प दिया था, 4 भी विकल्प दिया था, तो उसमें आप पाणिनि शिक्षा में भी इसके 4 भेद बताए गए हैं, कामता प्रसाद गुरु ने भी इसके 4 भेद बताए हैं। तो आप भी कितना बताएंगे, 4। अगर आपसे पूछा जाए अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्ण कितने होते हैं, वर्णों के कितने विभाग होते हैं, तो आप बताएंगे 4, और बाह्य प्रयत्न के अनुसार 11 बताए जाते हैं। 11 पहले से ही बता जा रहे हैं, यानी प्राचीन है। जैसे हम कहते हैं उसमें कई शब्द हैं, जैसे हम ये बोलते हैं कि ये जानते होंगे संवार, विवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, यानी इसमें कौन कौन आ गए। एक तो आया विवर, यानी विवर शब्द सुने होंगे, विवर माने अभी हमने बताया था, विवर माने क्या होता था,
मुख द्वार, तो इसके लिए यहाँ पर विवार शब्द इस्तेमाल किया गया है। विवार के बाद दूसरा शब्द क्या आ जाता है, हमने अभी आपको बताया संवार, एक संवार हो गया, संवार। इसके बाद क्या हुआ, नाद हुआ, ठीक, नाद माने जानते हैं, नाद करना, ध्वनि से तात्पर्य तो समझ रहे होंगे। और अगला श्वास होता है, यानी ये हो गया श्वास, यानी ये हुए। अब यहां से थोड़ा सा हटे हम, अब हम कहेंगे घोष, फिर अघोष, फिर हम कहेंगे अल्प प्राण, अल्प प्राण, फिर हम कहेंगे महाप्राण, फिर कहेंगे उदात्त, फिर होता है अनुदात्त, फिर होता है स्वरित। ये ध्यान दीजिए कितने हुए, जोड़ा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी अगर कहा जाए बाह्य प्रयत्न के अनुसार वर्ण कितने होते हैं तो 11 होते हैं। लेकिन कामता प्रसाद गुरु 2 मान रहे हैं और धीरेन्द्र वर्मा भी 2 मान रहे हैं। लेकिन आपसे ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है कितने होते हैं, तो आप 11 पर टिक करेंगे। यहाँ देखिए जो आपको सर्वसम्मत से बातें आती हैं ये ध्यान देना है। लेकिन ये भी आपको सर्वसम्मत से बातें अगर कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार कितने हैं, अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार 4 हैं और बाह्य प्रयत्न के अनुसार 11 हैं, आपके 11 यहाँ लिख दिया गया है। लेकिन ध्यान देना कामता प्रसाद गुरु 2 मानते हैं, धीरेन्द्र वर्मा भी 2 मानते हैं। अब थोड़ा सा इस पर हम आपको चर्चा करें। अगर हम पूछे कि ये जो विवार, संवार, नाद, श्वास, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण है, तो इसमें ये अगर ध्यान दिया जाए कि इसमें जो अंतिम 3 हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये जानते हैं किसको बताते हैं, ये सुर को बताते हैं। सुर, समझ रहे हैं ना, सुर को, ये सुर को व्यक्त करते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण, ये जो अल्प प्राण है, ये महाप्राण, ये क्या बताते हैं, अल्प प्राण महाप्राण आप जानते हैं वायु की मात्रा को बताते हैं, जिसमें अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती है, कम वायु की आवश्यकता पड़ती है। घोष अघोष स्वर तंत्रियों में कंपन की बात करते हैं, इसके आधार पर कि स्वर तंत्रियों में कंपन क्या है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। और ये जो 4 हैं ये भी स्वर तंत्रियों के कंपन से बात होती है। तो ये जो 6 हो गए ये स्वर तंत्रियों के कंपन की बात करते हैं, और ये जो 2 हैं ये श्वास की मात्रा को बताते हैं, और ये हमने बताया सुर को बताते हैं। तो इस तरीके से बाह्य प्रयत्न के अनुसार कितने होते हैं, 11 हुए, और अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार 4 आप बताएंगे। हाँ, कुछ विद्वान 5 कहते हैं, वो अलग है, लेकिन आपके जब भी आंसर माना है तो 4 माना है। इसे आयोग ने भी माना है, और हमने बताया यूजीसी नेट जेआरएफ 2018 में भी पूछा गया था। अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्ण कितने प्रकार के अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, यानी अभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद हैं, तो आप 4 करेंगे। वहां पर 4 और 5 दोनों विकल्प था, लेकिन आंसर 4 माना गया था। तो हम लोगों ने आज वर्णों का वर्गीकरण पढ़ा, और वो 3 टाइप्स के हम लोगों ने पढ़ा। आपसे पूछा जाए परीक्षाओं में कि उच्चारण के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो आप कितना बताएंगे, 2। कौन कौन, स्वर और व्यंजन। फिर हमने इसके बाद अध्ययन किया उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण के कितने कौन कौन भेद होते हैं, तो कंठ, तालु, मूर्धा उच्चारण स्थान के आधार पे हम लोग आए। फिर इसके बाद हमने अगला देखा प्रयत्न के आधार पे वर्णों का विभाजन। तो हम इस तरीके से अध्ययन कर लिए कि वर्णों का विभाजन 3 टाइप्स के आज। तो दोस्तों बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।